सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम नीति आयोग क्या होता है इसके संबंध में पढ़ेंगे, जो कि आपके इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन या औद्योगिक संगठन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस वीडियो के अंतर्गत हम योजना आयोग के संबंध में भी अध्ययन करेंगे और यह देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई और यह किस प्रकार से कार्य करता था। बाद में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग किस प्रकार बनाया गया और नीति आयोग किस प्रकार कार्य करता है। साथ ही हम यह देखेंगे कि नीति आयोग की संरचना क्या होती है, यह कैसे कार्य करता है और नीति आयोग किन मामलों में योजना आयोग से अलग होता है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि जो नीति आयोग है, इस आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है। कहने का तात्पर्य निकला कि पहले जो सरकार योजना आयोग के माध्यम से कार्य करती थी, वो कार्य अब नीति आयोग के माध्यम से किया जाना है। तो योजना आयोग अब पूरी तरीके से समाप्त किया जा चुका है। नीति आयोग को पढ़ने के पहले आइए हम देखते हैं कि योजना आयोग किस प्रकार कार्य करता था। योजना आयोग, जो कि प्लानिंग कमीशन कहलाता है, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। तो ये फेवरेट प्रश्न है, योजना आयोग कब स्थापित हुआ? तो आपको ध्यान देना है कि योजना आयोग स्थापित हुआ 15 मार्च सन 1950 को। आगे बढ़ें। योजना आयोग का प्रमुख कार्य, सबसे पहला कार्य होता है पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। इसके पहले जो 5 वर्ष की पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, उनको बनाने का कार्य भी योजना आयोग का था। जो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, वो थी 1 अप्रैल सन 1951 से लेकर 31 मार्च सन 1956। आगे ये इसी प्रकार के 5 वर्षों के अंतराल में ये योजनाएं बनाई जाती थी। दूसरे कार्य के रूप में अगर हम देखें, तो योजना आयोग का दूसरा कार्य होता था राज्य और मंत्रालय को वित्तीय राशि का आवंटन करना। अर्थात प्रत्येक राज्य या प्रत्येक मंत्रालय को कार्य करने के लिए जो भी वित्तीय राशि चाहिए होती थी, उन राशियों को देने का कार्य भी योजना आयोग करता था। इसके अलावा योजना आयोग के संबंध में, भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। इसका मतलब यह निकला कि जो हम संविधान का निर्माण करते हैं, उस संविधान की परिभाषा में या संविधान के अंतर्गत जितने अध्याय दिए गए हैं, उसमें योजना आयोग का कहीं पर भी कोई भी उल्लेख नहीं है। इसीलिए इसे असंवैधानिक भी कहा जाता था। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। अर्थात जो योजना आयोग बनती थी, उसमें प्रत्येक प्रधानमंत्री ही उस योजना आयोग का अध्यक्ष कहलाता था। कभी कभी पूछा जाता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सीधा जवाब होगा उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 अगस्त सन 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, योजना आयोग प्रारंभ कब हुआ? तो ये है आपका 15 मार्च सन 1950 को। और अगर पूछ दिया गया कि योजना आयोग कब समाप्त हुआ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है 13 अगस्त सन 2014 को। ये दोनों तारीख आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक स्पष्ट हो चुका है कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नई संस्था है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। योजना आयोग जो कि अब समाप्त हो चुका है और इसका स्थान किसने ले लिया है? नीति आयोग में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नीति आयोग क्या है। नीति, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कभी कभी नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो स्टूडेंट इसे आप याद कर लेंगे। अगर इसे हम हिंदी रूपांतरण में देखें, तो यह राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से जाना जाता है। यह हुआ नीति आयोग का पूरा नाम। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है।
जैसे ही योजना आयोग समाप्त हुआ 2014 को, इसके स्थान पर 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग स्थापित किया गया। यह एक गैर संवैधानिक संस्था या निकाय है जिसे हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं। इसका अर्थ यह निकला कि नीति आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार योजना आयोग का भी उल्लेख संविधान में नहीं था। भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक है या सलाहकारी संस्था है। किसी भी मुद्दे पर थिंक या फिर विचार करती है और उस विचार के आधार पर वह भारत सरकार को सलाह देने का कार्य करती है। तो अगर हम मूल रूप से कहें तो नीति आयोग क्या है? एक सलाहकारी संस्था है। इस आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है ताकि सरकार ऐसी योजना या नीतियों का निर्माण कर सके जो कि जनता के सार्वजनिक हित में हो। स्पष्ट है कि सरकार क्या करती है? सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देती है ताकि सरकार ऐसी योजना बना सके जो जनता के हित में हो। अगर हम नीति आयोग के पूरे कार्य को देखें तो नीति आयोग को 2 हब में बांटा गया है। सबसे पहला हब होता है टीम इंडिया हब और दूसरा होता है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब का कार्य होता है राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना और दूसरा होता है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। इसका कार्य होता है जो नीति आयोग है इसको और कैसे बेहतर बना सके इसके संबंध में सुझाव देना। तो ये रहा नीति आयोग का कार्य। आगे बढ़ें, अब देखें कि नीति आयोग का स्ट्रक्चर या संरचना क्या होती है। सबसे पहले नीति आयोग में अध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री। वर्तमान में अगर कह दिया जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है तो इसका जवाब होगा माननीय श्री नरेंद्र मोदी। दूसरा स्ट्रक्चर होता है गवर्निंग काउंसिल। इस काउंसिल के अंतर्गत भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी केंद्र शासित प्रदेशों, जिनके केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, वहाँ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और इनके अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। अगर इसे हम भारत के नक्शे के रूप में देखें तो यहाँ पर जो नई दिल्ली है, यहाँ पर केंद्र सरकार अपना कार्य करती है। अगर गवर्निंग काउंसिल की बात की जाए तो इस काउंसिल में जितने स्टेट हैं, जैसे कि यहाँ पर राजस्थान है या मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है, इन सभी प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि यहाँ पर लक्षद्वीप है या पांडिचेरी है, तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल ऐसे काउंसिल में शामिल होंगे। अगर हम नीति आयोग की संरचना के तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में बात करें तो इसमें शामिल होता है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत विशिष्ट मुद्दे और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक या अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद गठित की जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होंगी और इनमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष करेंगे। विशिष्ट मुद्दे का तात्पर्य है ऐसे मुद्दे जिनका संबंध एक या अधिक राज्य या क्षेत्र से हो। अगर इन क्षेत्रों से संबंधित कोई समस्या होगी तो ऐसे ही समस्याओं को निपटारा करने के लिए हम क्षेत्रीय परिषद का गठन करेंगे। अगर मैं इसे भारत के मैप के रूप में समझाना चाहूँ तो आपको जो और अधिक स्पष्ट होगा, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के ठीक पड़ोसी में है आपका उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है महानदी, जो जाकर कहाँ मिलती है? उड़ीसा में। इस महानदी को लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच विवाद चल रहा है। तो इस विवाद का अगर निपटारा करना हो तो ऐसे मामले हम कहाँ रखेंगे? नीति आयोग की संरचना के क्षेत्रीय परिषद में रखेंगे। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनका संबंध या तो 2 राज्यों से है या 3 राज्यों से है या 1 राज्य या अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से है। तो ऐसे समस्त मामले कहाँ लाए जाएंगे? आपके क्षेत्रीय परिषद की बैठक में। ते नीति आयोग की संरचना में चौथा महत्वपूर्ण बिंदु होता है विशेष आमंत्रित सदस्य। इसके अंतर्गत संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ या एक्सपर्ट और इसमें कार्यरत लोग
विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। तो यहाँ एक्सपर्ट से संबंधित अर्थशास्त्र, विज्ञान, संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक मामले के जितने प्रबुद्ध नागरिक हैं, उन्हें विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नामित करते हैं और यही विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। नीति आयोग की संरचना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है नंबर 5वां बिंदु, पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा। इसे समझने के लिए हम और विस्तार से आगे देखते हैं। पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत सबसे पहले उपाध्यक्ष आता है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। सामान्यतः जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्नों में आपको वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है यह पूछा जाता है। वर्तमान में जाने माने अर्थशास्त्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार। जिन्होंने वर्तमान में हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वर्तमान में राजीव कुमार का स्थान लेंगे जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर सुमन बेरी। तो ये आपके जनरल नॉलेज से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। जो सदस्य पूर्णकालिक होते हैं उनमें प्रमुख रूप से अभी वर्तमान में जो कार्यरत हैं उसमें है वी के सारस्वत। इसके अलावा श्री रमेश चंद्र और एक नाम और आता है, वो है डॉक्टर वी के पाल। चूंकि वर्तमान में नीति आयोग से डीप लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए मैं इन्हें आपको बता रहा हूँ। सदस्य पूर्णकालिक के बाद जो सदस्य आएंगे वो होते हैं अंशकालिक सदस्य। इसके बाद पदेन सदस्य आएंगे। वर्तमान में जो मंत्रालय है इसके अंतर्गत जो 4 मंत्री होते हैं वो 4 सदस्यों के रूप में पदेन सदस्य का पदभार ग्रहण करते हैं। इसमें वर्तमान में जो 4 नाम हैं उसमें पहला नाम है श्री राजनाथ सिंह का, जो कि वर्तमान में भारत सरकार के रक्षा मंत्री हैं। दूसरा नाम जो आता है वो है श्री अमित शाह, जो कि वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्री हैं। इसी प्रकार अन्य नाम में आता है श्रीमती निर्मला सीतारमण, जिसे आप भारत के वित्त मंत्री के रूप में भी जानते हैं। इसके अलावा जो चौथे सदस्य हैं वो हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो है भारत सरकार के जो कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। तो ये चारों नाम महत्वपूर्ण है, इसे आप याद कर लेंगे। प्रथम नाम श्री राजनाथ सिंह, दूसरा नाम अमित शाह, श्रीमती निर्मला सीतारमण और चौथा है नरेंद्र सिंह तोमर। इसके अलावा इसके अलावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे हम सीईओ कहते हैं, ये भी आपके पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में शामिल होता है। वर्तमान में अगर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बारे में बात करें तो वर्तमान में इसके पूर्व जो सीईओ थे जिनका नाम था परमेश्वरन अय्यर। ये सीईओ थे। इनका स्थान अब लेंगे श्री बी वी आर सुब्रमण्यम। तो ध्यान रखेंगे वर्तमान में जो परमेश्वरन अय्यर थे वो चेंज हो चुके हैं और इनका स्थान किसने ले लिया है? BVR सुब्रमण्यम ने। पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे का अंतिम महत्वपूर्ण ढांचा होता है जिसे हम कहते हैं सचिवालय, और सचिवालय को आवश्यकता के अनुसार रखा जाता है। इस प्रकार नीति आयोग की संरचना कुल मिलाकर 5 ढांचों में बटी हुई है। नीति आयोग के प्रमुख कार्य में सबसे पहला कार्य राष्ट्र के विकास के लिए राज्यों की सक्रियता बढ़ाना।
देखिए, अभी तक क्या होता था, योजना आयोग में केंद्र सरकार प्रमुख रूप से कार्य करती थी, जिसमें राज्यों का कोई महत्व नहीं होता था। लेकिन नीति आयोग के कार्य में हमने किसे प्राथमिकता दिया? राज्यों को, जिससे कि राज्यों की सक्रियता बढ़ गई। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, भारत में ग्रामीण स्तर पर योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना। तो भारत में जो रूरल या ग्रामीण स्तर पर जो कार्य किए जाने हैं, इस पर कार्य कैसे किए जाएं, इसके लिए हम तंत्र विकसित करते हैं। ये भी नीति आयोग का प्रमुख कार्य होता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है, केंद्र तथा राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तकनीकी सलाह देना। मैंने पूर्व में भी चर्चा किया था कि नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? सलाह देना। तो ये सलाह किसको देती है? केंद्र और राज्य को। किन मुद्दों पर? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर। चौथा महत्वपूर्ण कार्य होता है, सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना। सहयोगपूर्ण संघवाद का तात्पर्य होता है, हम ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं जिसमें राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिलकर केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करती है। यह कार्य पूर्व के योजना आयोग में नहीं था। तो यह हुआ नीति आयोग के प्रमुख कार्य। अभी तक हमने देखा योजना आयोग क्या है, प्लानिंग कमीशन क्या होती है, कैसे बनाया गया और ये कार्य कैसे करता है। इसी प्रकार हमने देखा कि नीति आयोग क्या होती है, ये कार्य क्या करता है और इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। अब हम देखते हैं योजना आयोग और नीति आयोग के बीच महत्वपूर्ण अंतर क्या है। तो आइए एक एक बिंदुवार हम इसका अध्ययन करें। सबसे पहला महत्वपूर्ण अंतर का आधार होता है स्थापना। योजना आयोग बनाया गया था 15 मार्च 1950 को, जबकि नीति आयोग बनाया गया था 1 जनवरी सन 2015 को। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर होता है उपागम या पद्धति, जिसे हम अप्रोच भी कहते हैं। योजना आयोग के अंतर्गत टॉप टू बॉटम अप्रोच का अनुसरण किया जाता था। अब हम यहाँ पर समझें कि टॉप या बॉटम अप्रोच क्या होता है। तो इसे हम इस नक्शे के रूप में समझने का प्रयास करें। टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब होता है, यहाँ पर मान लो टॉप में कोई बैठा हुआ है और यह किसको आदेशित करता है? जो नीचे बैठा हुआ है इसको आदेशित करता है। यही है आपका टॉप टू बॉटम अप्रोच। जैसे कि यहाँ पर केंद्र सरकार कहाँ बैठी हुई है? नई दिल्ली में। तो योजना आयोग क्या करती थी? यहाँ पर योजनाएं बनाती थी, जिसे किसे मानना होता था? अलग अलग राज्यों को, जैसे राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, गुजरात को। इसका तात्पर्य निकला कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं को सभी राज्यों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता था, चाहे वो योजनाएं उनके राज्य के अनुकूल हो या उनके प्रतिकूल हो। इसीलिए हम इसे टॉप टू बॉटम अप्रोच कहते हैं। स्पष्ट है कि केंद्रीय सरकार केंद्रीय स्तर पर योजना बनाती है, जिसे किसे मानना होता है? राज्य सरकारों को। नीति आयोग में ठीक इसके उलट काम होता है, जहां पर हम क्या करते हैं? बॉटम टू टॉप अप्रोच का हम अनुसरण करते हैं। इसे भी हम नक्शे के रूप में समझने का प्रयास करें। बॉटम टू टॉप अप्रोच में क्या होता है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर अपने राज्यों के मांग के आधार पर बजट केंद्र सरकार से मांगती है और केंद्र सरकार उनकी मांगों को ध्यान रखकर क्या करती है? योजनाएं बनाती है। जैसे कि यहाँ पर लक्षद्वीप है, मैंने पहले कहा था लक्षद्वीप या पुडुचेरी, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनकी राज्यों की मांग वो कहाँ तक लाएगी? नई दिल्ली में बैठी हुई केंद्र सरकार के पास लाएगी। इसी प्रकार जो अलग-अलग राज्य हैं, जैसे कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये क्या करेंगे? ये भी अपनी-अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री के माध्यम से और केंद्र शासित प्रदेश में बैठे हुए उपराज्यपाल अपनी-अपनी मांग को लेकर कहाँ जाएँगे? आपके गवर्निंग काउंसिल में, और यहाँ पर उन मांगों के आधार पर क्या होगी? योजनाएँ बनेंगी। तो बॉटम टू टॉप अप्रोच में क्या हुआ? यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति टॉप में है और नीचे जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या है? बॉटम। तो यहाँ से डिमांड नीचे से ऊपर जाती है, जिसे क्या होता है? नीति आयोग उनके मांगों पर विचार करती है, फिर क्या करती है? योजना बनाती है। तो योजना आयोग में हम ये मान के चलें कि आदेश ऊपर से नीचे आता था और नीति आयोग में क्या होता है? जो डिमांड है नीचे से ऊपर की ओर जाती है। यही है आपका बॉटम टू टॉप अप्रोच। अगला अंतर देखते हैं, राज्यों की भूमिका। योजना आयोग में राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती।
मैंने स्पष्ट किया था कि योजना आयोग केंद्रीय स्तर पर योजनाएं बनाती है, जिसे मानने के लिए राज्यों को बाध्य होना होता है। तो सीधी सी बात है कि इसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती। लेकिन अगर हम नीति आयोग की बात करें, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्पष्ट किया था कि राज्य अपनी डिमांड करती है किसे, नीति आयोग को। तो इसका अर्थ निकला कि इसमें राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण और प्रबल होती है। यह हुआ राज्यों की भूमिका के संबंध में अंतर। चौथा महत्वपूर्ण अंतर होता है वित्तीय आवंटन। योजना आयोग में हमने देखा था कि योजना आयोग योजना भी बनाती है और सभी राज्यों और मंत्रालय को क्या करती है, वो बजट का आवंटन करती है। योजना आयोग में हमने क्या देखा था कि योजना आयोग योजना भी बनाती है और सभी राज्यों या मंत्रालय को वित्तीय आवंटन का कार्य करती है, जबकि नीति आयोग ऐसा कार्य नहीं करता। मैंने पहले स्पष्ट किया था कि नीति आयोग केवल क्या करता है, थिंक टैंक के रूप में काम करता है, सोचता है, और वह क्या करता है, केंद्र सरकार को सलाह देने का कार्य करता है। और जो वित्तीय आवंटन का कार्य है वो वित्त विभाग करता है, न कि नीति आयोग करता है। तो ये भी स्पष्ट हुआ। अंतिम है कार्य। योजना आयोग का कार्य क्या होता है? योजना आयोग का कार्य होता है योजना बनाना और वित्तीय का आवंटन करना। इसके अलावा नीति आयोग का कार्य क्या होता है? नीति आयोग क्या करती है? केंद्र सरकार को योजना बनाने के संबंध में सलाह देने का कार्य करती है। तो अक्सर परीक्षाओं में योजना आयोग और नीति आयोग के बीच अंतर पूछा जाता है, तो आपको कम से कम 5 अंतर लिख लेने हैं। ये हुआ योजना आयोग और नीति आयोग के बीच में अंतर। नीति आयोग के संबंध में यह महत्वपूर्ण वीडियो आपके काम आएगा, और परीक्षा में अगर इससे संबंधित सवाल पूछे गए तो ये आपसे आसानी से बनेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और मेरे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि कॉमर्स से रिलेटेड मैं अधिक से अधिक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। तो स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चों को गुड बाय।